Today's session is very much important. In that specific session, we will try to understand that what are the internal as well as the external component of the transportation. You need to keep in mind that whenever we explain a transportation system, that could be defined as the combination of the elements. Which kind of element? Which generate the demand such kind of elements. So what will be those such kind of activities which actually generate demand? तो वो कुछ भी हो सकते हैं. That could be your job, education, recreation, और कहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल ये आपका होम है, लोकेशन है, एंड दैट इज योर स्पॉट जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बैंक है, दैट इज योर स्पॉट जहाँ पे एजुकेशन है, आपकी स्कूल है, कॉलेज है, दैट इज योर स्पॉट जहाँ पे आपकी ऑफिस है. तो विद इन यूर सराउंडिंग में, आपके सराउंडिंग में जब ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड आती है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वर्क ऑफ फंक्शंस, इंटरेक्शन ऑफ फंक्शन. तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. और फिर इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट आते हैं, एक इंटरनल कंपोनेंट है और एक एक्सटर्नल कंपोनेंट है. अब इंटरनल के अंदर हमारे पास जो मटेरियल आएंगे वो क्या आएगा? वो अब इंटरनल, विद इन इंटरनल की हम बात कर रहे हैं. अभी हम लोगों ने गाड़ी चलाई नहीं है, अभी हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है. तो उसमें नंबर वन आपकी मैन्युफैक्चरिंग आएगी. किसकी? आपकी गाड़ी की, आपकी ट्रेन की, आपकी ट्राम की, आपकी बीआरटी की, आपकी एक्सप्रेस वे की. तो एक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेकंड मटेरियल हो गया, और थर्ड क्या है? प्रोडक्ट हो गया. कौन सा प्रोडक्ट? एंड प्रोडक्ट. और फोर्थ लास्ट वन क्या हो गया? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गई. तो ये आपकी इंटरनल आती है, इंटरनल कंपोनेंट है. अभी अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, इनकी बात करें, तो एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास हम लोग आते हैं. जिस तरह सप्लायर हो गया, इस तरह कंज्यूमर है, ठीक है. अब सप्लायर कौन है? सप्लायर जो है, अगर उसी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एबटाबाद की या फिर हरिपुर की, तो सप्लायर वो लोग होंगे जो कि ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और कंज्यूमर हम लोग होंगे, ट्रेवलर होंगे. अब सप्लायर की अंदर फिर दो डिफिनीशन आती है. एक डिफिनीशन जो है उसमें अगर आपकी सिटी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है और स्टेट ओन्ड है या प्रोविंशियल ओन्ड है या प्रोविंस ओन्ड है, तो वो फिर उसमें सप्लायर जो होगा उसी सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है. अगर वो नहीं है, जिस तरह टिपिकल एग्जांपल है हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में, तो सप्लायर जो होंगे वो आपके यही लोकल जो लोग हैं, जो यूनियंस होते हैं, तो ये आपके सप्लायर है, ठीक है. अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह रॉ मटेरियल आता है, किस तरह मैन्युफैक्चरिंग तक चीजें आती है, किस तरह डिफरेंट कंस्ट्रेंट मिल के एक एंड प्रोडक्ट बनाते हैं. देखिए, अभी हम लोग प्लानिंग के स्टेज पे, हम लोगों ने थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि अंदर की कौन सी चीजें हैं और बाहर की कौन सी चीजें. अभी हमने कोई चीज लॉन्च नहीं की है. आप इसको इस तरह एक इमेजिन करें कि एक फैक्ट्री है कतार में, वहां पे आपकी प्रोडक्शन चल रही है, अभी आपकी हुई नहीं है. तो आप इमेजिन करें कि जब हम लोग वहां पे कौन से आइटम, कौन से रॉ मटेरियल मिला के एक एंड प्रोडक्ट उसी गेट से बाहर लॉन्च कर सकते हैं. तो वो सारे आपके कंपोनेंट होंगे आपके इंटरनल पर्सपेक्टिव या कंपोनेंट्स के अंदर, ठीक है. अब इसके अंदर, इसी प्रोडक्शन के अंदर आपके कौन कौन सी चीजें आएंगी? आपकी मोड्स भी आएगी. फॉर एग्जांपल अगर बसेस है तो बस आएगी, एक्सप्रेस है तो फिर एक्सप्रेस आएगी, अगर ट्राम आपकी सर्विस है तो फिर ट्राम आएगी, अगर ट्रेन है तो फिर ट्रेन आएगी, इवन अगर एयर है तो फिर एयर आएगी, ठीक है. तो ये आपके मोड्स हो गए.
सेकंड नंबर पे फिर इंटरनल में क्या आता है, इंटरनल की जब हम बात करेंगे तो वी आर बेसिकली रेफरिंग इट टूवर्ड्स दी प्रोडक्शन साइड, जहां पे हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने लॉन्च नहीं किया। सेकंड नंबर पे फिर आपका आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां फॉर एग्जांपल आपकी जो रोड है वो जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेवमेंट है, रिजिड है, रिजिड के अंदर फिर फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, या फिर रिजिड पेवमेंट है, या फिर आपने ओवरहेड ब्रिज दी है, या फिर अंडरग्राउंड ब्रिज आपने प्रोवाइड की है, या फिर आपका कोई एलिवेटेड ट्रैक्ट है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बना किस चीज से है, स्टीलनेस स्टील है, कार्बन फाइबर है, या फिर कंक्रीट है, या फिर सीमेंट है, या फिर सिर्फ और सिर्फ जिस तरह ब्रिटिशर करते थे ब्रिक मिशनरी है। तो ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोडक्शन आ गई। थर्ड नंबर पे फिर आपका नेटवर्क आ जाता है। नेटवर्क की जब हम बात करेंगे तो यहां पे हम लोग बेसिकली रेफर्स कर रहे हैं टुवर्ड द इंटरसेक्शन, जहां पर आपकी चार साइड से आपकी जो ट्रैफिक होगी वो आएगी और एक जगह पे मीट करेगी, ठीक है। तो जहां पे आप डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को आप एक्सप्लेन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन को जूम आउट करूं, इस सेक्शन को, तो यहां से मेरी जो एक गाड़ी है, एक लेन स्ट्रेट जा रही है, दूसरी लेन जो है वो राइट पे मुड़ रही है, और चौथी जो लेन है वो लेफ्ट पे मुड़ रही है। तो आप इमेजिन करें कि अगर हम सेम स्ट्रक्चर को ले लें और चार अगर आपके एंड है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास 12 टर्निंग लेन्स आ रही है, जहां पे 12 डिफरेंट डायरेक्शंस में आपकी गाड़ी जा रही है। क्लियर हो गया कि नहीं? इज दैट क्लियर? हेलो? यस सर। अच्छा, इंटरनल के अंदर एक मोड, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक नेटवर्क। अब ये नेटवर्क है, और ये जो एक इंटरसेक्शन की आप लोगों को मैंने एग्जांपल दी, ये फ्लो है। तो इंटरनल के अंदर आपकी 4 कंपोनेंट्स आ गए। आई होप के यहां तक क्लियर है। अभी अगर हम फिजिकल सिस्टम की बात करें कि फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, व्हीकल क्या है, वगैरह वगैरह, उसको थोड़ा सा फिजिकली अभी समझेंगे। ये जो मैंने आप लोगों को 4 चीजें बता दी ना, मोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, नेटवर्क की और फ्लो, अभी हम लोग इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 जो है हमारा जो सिस्टम कंपोनेंट है जिससे चीजें बनती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो अगर गाइड वे है, गाइड वे किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू रेलवे में पढ़ा भी होगा, गाइड वे। एनीवन? कोई बता सकता सर है वो जो गाइड वे? साइन बोर्ड्स वगैरह होते हैं, जो साइन बोर्ड्स जी जी, वगैरह होते हैं सर, वो तो नहीं है? जो साइन देखिए, बोर्ड्स लगे होते हैं आपको ऊपर, हाँ बोर्ड के देखिए, बोर्ड गाइड वे होते हैं। इसको कहते हैं कि जहां पे आप अपनी आंखें बंद करो और गाड़ी आपको लेके जाए, जहां पे आपको सोचने की जरूरत ना पड़े। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपकी मोटरवे है। आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों साइड से वो क्लोज्ड है, बैरियर लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, कोई क्रॉसिंग नहीं है, तो एक स्ट्रेट अलाइनमेंट है आपकी, और उसी को आप गाइड कर रहे हो। गाइड वे जो आपकी रहनुमाई कर सके, गाइड, रहनुमाई, वे, जहां पे आपकी रहनुमाई हो। नंबर 1, ये एग्जाम्पल है आपकी रोड में। अगर हम रेल की बात करें तो रेल में जहां पे आपका ट्रैक बेचा हुआ है, आपकी ट्रेन, ट्राम सिर्फ और सिर्फ वहां तक जा सकती है। तो ये आपकी गाइड वे हो गया, जहां पे आपकी एक गाइडेंस के लिए आपकी लेकिन जिस तरह हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, जिसको हम लोग नॉमिनेट करते हैं DOF से, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है फिर रोड में आपका 2 हो जाता है, लेकिन रेल के खाते में आपका 1 आता है। तो ये गाइड वे है बेसिकली। आई होप कि क्लियर है। इसके बाद फिर आपके टर्मिनल्स आते हैं, और फिर लास्ट में आपके स्टेशन आते हैं। अच्छा, स्टेशन कौन से हैं? स्टेशन वो जगह होती है जहां पे आपकी पैसेंजर की अलाइटिंग एंड अबोर्डिंग होती है। अलाइटिंग एंड अबोर्डिंग का क्या मतलब है? जहां पे वो चढ़ते भी है और उतरते भी है।
जहां पे वो अपने सामान की चेक इन भी कर सकते हैं और वहां पे अपना ट्रेन या ट्राम या फिर बीआरटी का कार्ड भी ले सकते हैं और उसी कार्ड में रिचार्ज भी कर सकते हैं। और जहां पे आपकी पैसेंजर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपके स्टेशन हो गए। टर्मिनल कौन कौन से? टर्मिनल को हम लोग दो अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं, जहां पे आपकी दो मोड्स या एक पॉइंट पे कनेक्ट होके निकल रही है, नंबर वन। या फिर सेकंड क्लॉज ये हो सकता है कि जहां पे आपके जो दो डिफरेंट मोड्स है, फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बीआरटी की एग्जांपल आप लोगों को दूं, पेशावर की या फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेस लेन की, तो अगर इसको रूट 1 चला रहा है, सर्व कर रहा है, इसको रूट 2 कर रहा है और इसी को रूट 3 कर रहा है, तो ये रूट 1, 2 और 3 एक सेंटर पॉइंट होगा एक टाइम के बाद, एक 5 किलोमीटर के बाद, जहां पे ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन इसका जो विड्थ होगा इस कंपेयर टू अदर स्टेशन, वो थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि यहां पे बजाय कि एक मोड ऑपरेट करे, यहां पे तीन डिफरेंट मोड तीन डिफरेंट डायरेक्शन से ऑपरेट कर रहे हैं और तीनों का जो लेवल होगा ऑपरेशन का वो भी अलग अलग होगा। जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि बीजिंग के अंदर अभी वो लोग अंडरग्राउंड 22-23 अंडरग्राउंड लेवल पे चले गए, 22-23 अंडरग्राउंड वो खुदाई पे चले गए हैं, क्योंकि 9 लेवल तक, अंडरग्राउंड लेवल 9 तक स्टिल उनका ड्रेनेज, उनका केबल, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बचा हुआ है। जर्मनी में ये लेवल जो है वो कुछ जगहों पे 5 से 7 है और कुछ जगहों पे 2 से 3 है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सी सिटी है और वहां की पॉपुलेशन कितनी है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपकी, आर मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन, ये तीनों लाइंस जो होंगे ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि इन तीनों का एक ही लाइन है, नहीं नहीं, इन तीनों का स्टेशन एक होगा, टर्मिनल एक होगा, जहां पे तीन, फॉर एग्जांपल ये R1 जो होगा ये फ्लोर 5 पे ऑपरेट करेगा और ये फ्लोर 9 पे करेगा और ये फ्लोर 13 पे करेगा। फ्लोर अलग अलग होंगे लेकिन ये जो है आपस में कनेक्ट होंगे। आई होप के थोड़ा सा आइडिया हो गया हो। इसके बाद फिर आपके व्हीकल्स आते हैं। व्हीकल्स मतलब जहां पे आपकी आपकी पावर सिस्टम लगी होती है, आपकी फ्यूल सिस्टम लगा होता है। अब फॉर एग्जांपल पावर, अगर व्हीकल की हम बात करें, फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कहते हैं कि इसमें ईवी मोड है कि नहीं, इसमें स्मार्ट मोड है कि नहीं, इसमें इको मोड है कि नहीं। तो ये उसी व्हीकल की करेक्टरिस्टिक है। अब अगर मैं 2000 मॉडल की कोई किसी गाड़ी का आपको एग्जांपल दूं, तो उसका जो इंजन होगा वो कन्वेंशनल इंजन होगा। लेकिन अभी जो रिसेंट इंजन आ रही है, तो वो इंजन कंप्लीटली हाइब्रिड बेस है। समहाउ वो चार्ज ले रही है बैटरी से भी। और कल मैं देख रहा था कि फिनलैंड जो है, फिनलैंड ने अभी सोलर ट्रैक पे काम शुरू कर दिया। सोलर ट्रैक का क्या मतलब है कि ये आपकी रोड है, इसी व्हीकल के अंदर आपका चार्जिंग बेस लगा होगा और ये जो आपकी ट्रैक होगी ये कंप्लीटली सोलर बेस होगी। तो वो जैसे ही जाएगी आपकी ये वाली बैटरी वाइल मूविंग, ये चार्ज होती जाएगी। जिसका ये मतलब है कि जिस तरह आप हमारे घरों में जो आमतौर पे टार्च होते हैं जिनको हम लोग कभी कभार चार्ज करते हैं, खैर अभी तो ये स्मार्ट एंड्रॉयड फोन में जब से टार्च आई हुई है तो वो टार्च अभी तकरीबन खत्म हो गए, हमारे टाइम में थे और अब भी है। तो इसका ये मतलब है कि आप अगर जाते भी हो तो आपने वहां पे चार्ज लगाया हुआ है, तो आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हो और आपकी जो जो बैटरी है वो भी चार्ज हो रही है। तो अभी दुनिया में इस कंसेप्ट पे काम हो रहा है। इसके बाद फिर आपकी फ्यूल की लेवल आती है। फ्यूल किसको कहते हैं? फ्यूल मतलब जहां पे उसकी इंजेक्टर होती है। इंजेक्टर मतलब पेट्रोल है, डीजल है, ऑक्टेन ऑयल है, या फिर कोल है, या फिर फॉर एग्जांपल यूरेनियम है। तो ये उसके डिफरेंट फ्यूल के इंजन के सोर्सेज हो गए। ठीक है, वो किस बेस पे है? कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड लोकेशन। किस टाइप की कम्युनिकेशन है आपकी? 1G है, 2G है? हमें तो इतना आइडिया नहीं है कि 2G, 3G, 4G, 5G में क्या फर्क है। लेकिन अभी जो
जो एडवांस न्यूरल नेटवर्क में ITS के अंदर थोड़ा सा काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी का ये एक सिंगल ब्लूटूथ है, ये वाला, ये मैं सिर्फ और सिर्फ पूरा स्लाइड इस कम्युनिकेशन के लिए ले आया हूँ। ये आपका एक ब्लूटूथ है जहाँ पे आपकी एक गाड़ी की इंडिविजुअल या आपके सेल फोन से या आपकी फॉर एग्जांपल गाड़ी का जो ब्लूटूथ होता है वो ऑन होता है और ये कनेक्ट होता है GPS के साथ, ठीक है। और ये डिफरेंट गाड़ियों का फिर यहाँ पे उसका डेटा जो है उसको मर्ज किया जाता है और यहाँ पे जब वो प्रोसेस होता है उसके बाद थ्रू डीप लर्निंग हम लोग ये देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियां चल रही है, हमने कौन सा मैसेज पास करना है और कौन सी कम्युनिकेशन के ये जो है लोरान, ये बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन का एक एक मैकेनिज्म है, एक टूल है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी में 2G है या इवन आपके पास स्मार्टफोन ही नहीं है तो फिर आप इस टेक्नोलॉजी से मुबर्रा हो, आपके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो स्मार्ट सिस्टम भी जो है उसके कंपोनेंट भी स्मार्ट ही होंगे। अगर वहां पे आपने वहां पे रिस्ट्रेन ले आए तो फिर आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा मजीद समझने की कोशिश करें, जिस तरह मैंने गाइड वे में कह भी दिया कि एक आपका स्पेशल पर्पस होता है और एक आपका जर्नल पर्पस। स्पेशल पर्पस से मुराद जहां पे आपकी ट्रैक बिछी हुई है। अब फॉर एग्जांपल जहां पे आपकी ट्रैक बिछी हुई है तो हम लोग उन पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्सेस चाहते हैं। लेकिन जर्नल पर्पस से मुराद आपकी रोड की है। अगर कहीं पे आपका रोड खत्म भी हो तो जो फॉर एग्जांपल अनपेव्ड एरिया है, अनपेव्ड, उसको भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अगर उसकी जो CBR की जो रेशो है, उसकी स्टिफनेस अगर वो हमें अलाउ करे तो। अब अगर गाइड वे की हम मजीद एग्जांपल ले ले, एक तो रोड हो गया, हाईवे हो गई, आपकी रेल रोड हो गई, या हमारे इवन एक तो हमारे घर के अंदर एक पाइपलाइन सिस्टम है। मेरा एक दोस्त था US में, वो काम कर रहा था एक्वेस्टिक एमिशन पे, एमिशन सिग्नल पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अभी फ्यूचर में एक नई पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आ रही है जहां से अगर ये आपका इनिशियल प्रोड्यूसर है, आपका ये वाला, यहां से लेकर और ये आप एंड यूजर के कस्टमर हो, तो यहां तक अगर ये 100 किलोमीटर का फासला है तो यहां से आपने चीज कोई ऑर्डर कर दी, वो वहां से बहुत ही तेजी की रफ्तार से इस डेड एंड तक तकरीबन पहुंच जाता है और फिर यहाँ पे उनके लोकल कस्टमर होते हैं या फिर एजेंट होते हैं। अच्छा, जर्मनी में या फिर US में या फिर इवन आजकल चाइना में भी, तो आप अगर कोई चीज मांग लेते हो तो दैट डजंट मीन कि आपको वो एंड यूजर तक ही मिलेगा। एक मेन गेट के साथ, यूनिवर्सिटी के मेन गेट के साथ एक बहुत बड़ी उनकी एक शिपिंग का एक लॉकर सिस्टम लगे होते हैं, तो आपको एक मैसेज आ जाता है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। अच्छा, आपको एक मैसेज आ जाता है। अब अगर मैं फिर आप लोगों से एग्जाम में पूछूं या फिर उसमें क्विज वगैरह में पूछूं कि पाइपलाइन की आप लोग मुझे एग्जांपल दें विद दी पार्सल डिलीवरी सिस्टम, तो आई होप कि फिर आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाता है, यहाँ पे इसके डिफरेंट ये स्टेशन लगे होंगे, फॉर एग्जांपल बॉक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको एक मैसेज आ जाता है कि आपकी ये जो ट्रैकिंग ID थी 154621, इस पे जो आपने सामान ऑर्डर किया था तो वो हम लोगों ने बॉक्स नंबर 5 के अंदर डाल दिया है। और बॉक्स नंबर 5 पे जब जब भी आप चले जाओगे तो ये 4 डिजिट का एक कोड है, या आप टाइप करें या टाइप कर सकते हो या फिर जस्ट उसी लिंक पे क्लिक कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो ये पाइपलाइन का अभी एडवांस सिस्टम चल रहा है। आप लोग कंसेप्ट समझ गए कि नहीं? जी सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका एयर कॉरिडोर सिस्टम आता है। एयर कॉरिडोर सिस्टम मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जहां पे आपकी पाइपलाइन अलोंग विद आपकी एयर की जो गाइडेड सिस्टम है, अगर आप लोग कभी हरम में चले जाओ, मक्का में या फिर मदीना में, तो हरम के अंदर वहां पे लोग कहते हैं, मैं तो खैर 2 दफा गया हूं, अल्लाह आप लोग को भी सादत
नसीब फरमाए ताकि आप लोग वो चीज प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख सको। या इवन फिर बड़े बड़े होटलों में आप लोगों ने देखा होगा कि एयर कंडीशन लगे नहीं होते, लेकिन आपको हवा आ रही होती है कंटिन्यूअसली। तो वो बेसिकली प्लांट सिस्टम होता है, जहां पे हर एक रूम के अंदर वहां पे उसके किट आए होते हैं, एक छोटे टाइप के। तो वहीं से हर एक रूम में वो प्रॉपरली वो ठंडी हवा जो है वो सर्कुलेट कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर आपके टर्मिनल स्टेशन आ जाते हैं, जिस तरह रेल फ्रेट यार्ड है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी कंटेनर आती है विद दी वाटरवेज, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू रेल, और फिर वो आगे जाती है थ्रू वाटर, थ्रू थ्रू रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो आमतौर पे जहां पे आपकी वाटर की, शिप की, कार्गो की और रेल की आपस में आपने एक चीज शिप से उठाई और उसको रेल के अंदर डाल दिया, इसको रेल फ्रेट यार्ड्स कहते हैं। इसके बाद फिर कंटेनर पोर्ट्स है। आप आगे आप लोग के लिए मैंने इसका एक स्लाइड भी मैं लेकर आया हूं कि कंटेनर पोर्ट से क्या मुराद है, शिपिंग कार्गो हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन जस्ट आप लोग को ये एक आइडिया हो जाए कि जो टर्मिनल स्टेशन है वो रेल फ्रेट से शुरू होके आपके एक छोटे से टैक्सी के स्टैंड तक, टैक्सी के पॉइंट तक जितने आपके स्पॉट होंगे, all of them are considered and come in the nomenclature of the terminal या फिर स्टेशन। एयरपोर्ट भी आपका एक स्टेशन है, बस स्टेशन भी आपका एक स्टेशन है, कोई भी ट्रांजिट स्टेशन हो वो भी आपका एक स्टेशन है। आपके गली का जो एक एंड है, लास्ट एंड है, जहां पे आपकी बस जो है वो लास्ट में स्टॉप होती है, वो भी आपका एक टर्मिनल या फिर स्टेशन है। सिर्फ एग्जाम्पल में फर्क ये है कि टर्मिनल को हम लोग थोड़े से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेते हैं और स्टेशन को हम लोग थोड़े से नैरो पर्सपेक्टिव में लेते हैं। अच्छा, अब कौन कौन से व्हीकल्स है? व्हीकल्स मतलब इंजन, व्हीकल्स मतलब सोर्सेस, व्हीकल मतलब आपके जो चीजों को ड्रैग कर सके। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं कि गाड़ी किसको कहते हैं या फिर रेल किसको कहते हैं। वहां पे एक सिंगल इंजन हम लगा लेते हैं और वो उसी गाइडेड ट्रैक पे इस पूरी पटड़ी को, उस पूरे पूरे बोगियों को वो खींचता रहता है। अब उस सेंस में रेल के जुमरे में लोकोमोटिव जो है, इंजन जो है, वो सबसे पावरफुल हो गया। लेकिन हम एक अगर इंडिविजुअल व्हीकल्स की एग्जांपल ले ले और यहाँ पे इनका जो इंजन लगा होता है, तो वो इनका ड्रैग का या फिर गाइड करने का या फिर पुल करने का एक मेन सोर्स है। सिमिलरली अगर हम एरोप्लेन की एग्जांपल ले ले, तो यहाँ इसकी प्रोपेलर और इसका इंजन, ये दो जो होंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ड्रैग की सोर्सेज होंगे, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम रोड की सिर्फ बात करें, ठीक है, ये मैंने जिस तरह आप लोगों को कहा भी था कि लोडिंग कंटेनर का, इस ये पीछे स्लाइड हम लोगों ने अभी कवर नहीं किया, इसके लिए मैं भी एक दफ़ा फिर से आप लोगों को रिवाइज भी करा दूंगा, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये जो बड़ा कंटेनर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जहां पे हम लोग, यहाँ पे आपकी शिप है इस साइड पे, और इस शिप से हम सामान ले रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा वो क्रेन है जिसको बेसिकली कार्गो हैंडलर कहते हैं, कार्गो हैंडलर क्रेन कहते हैं। इस डायरेक्शन में ये मूवेबल होता है, इन दोनों डायरेक्शन में ये आगे पीछे जा सकता है, ठीक है। तो ये जो क्रेन है, ये यहाँ पे भी इसकी पुली जो है वो भी चेंज हो सकती है, बीच में भी आ सकती है, इस साइड पे भी आ सकती है, इस साइड पे भी आ सकती है। तो ये आपका लोडिंग क्रेन, क्रेन कंटेनर है जो आपके पोर्ट्स पे लगा होता है। इसके बाद फिर आपका रोड, रेल रोड ट्रैक मेंटेनेंस है। आप लोग देख सकते हो कि जो पटड़ी है, इतनी लंबी पटड़ी जो कि गेल्वेनाइज्ड कास्ट आयरन से बनी होती है, इसको उठाना और इसको बिछाना ये इतना आसान काम नहीं है। अब सेकेंड फिर सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसकी स्ट्रेटनेस इन दी वाई एक्सेस में, इन दी एक्स एक्सेस में वो कौन बरकरार करेगा। और सेकंड ये है कि इसके बीच में जो स्पेसिंग होती है 935 mm की, इसको फिर कौन बरकरार रख सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं, ये बेसिकली एक ही मशीन जो है जिसको रेल रोड ट्रैक मेंटेनेंस इक्विपमेंट कहती है,
वो खुद ब खुद करती जाती है। थर्ड नंबर पे फिर आपके पास जहाँ पे आपके हवाई अड्डों पे बैगेज हैंडलर होते हैं, इसको हम लोग कन्वेयर बेल्ट भी कहते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट आपके कन्वेयर बेल्ट लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 आपके लगे हैं। तो जहाज से सामान यहाँ पे लोड होता है और यहीं पे वो आके मुख्तलिफ लोगों से होके पास होते हुए, तो डिफरेंट लोग जो होते हैं वो फिर, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग आते हैं बाहर से, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में एक टिपिकल एक कंसेप्ट है कि उन पे बड़ा बड़ा हम लोग अपना नाम लिख देते हैं विद द टेप। लेकिन आम तौर पे लोग जो है वो वहाँ पे उनकी ट्रैकिंग आईडी जो होती है वहां से या अपने बैग की कलर से फिर उसको पहचान लेते हैं। और जैसे ही आप अपना बैगेज अपना लगेज आप दे देते हो, तो वहां पे एक क्यूआर कोड बेस या फिर एक ट्रैकिंग आईडी बेस आपके पासपोर्ट पे, जितने फॉर एग्जांपल आपके बैगेजेस होते हैं, एक है, दो है, तीन है, तो वो आपके टिकट पे वही 3 टोकन्स या कूपन्स लगा देते हैं, ताकि फिर आपको अपनी अपनी चीजें ट्रैक कराने में फिर आसानी भी हो। लास्ट में फिर आपका आता है स्नो रिमूवल। स्नो रिमूवल, आप लोगों ने कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे नहीं देखा होगा, लेकिन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, फिनलैंड, स्वीडन, या फिर सबसे जो फेमस है रशिया, और फिर रशिया के अंदर साइबेरिया, तो वहां पे उनके जितने भी रोड के ट्रैक्स होते हैं, इवन जर्मनी में भी, इवन हॉलैंड में भी, जब जब ये नवंबर दिसंबर आ जाता था, तो वहां पे स्नो के पहाड़ खड़े हो जाते थे। सुबह के वक्त, रात के वक्त जब हम लोग सोते थे तो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन थी, लेकिन जब हम लोग सुबह के वक्त उठते थे, तो आपका जो पैर जैसे ही आप जमीन पे रखते थे, तो वो पूरा का पूरा अंदर दस जाता था। तो आप इमेजिन करें कि फिर वहां पे आपकी गाड़ियों की मूवमेंट किस तरह होगी। तो उसके लिए ये करते थे कि इस तरह के दो आपके स्नो रिमूवल जाते थे। ये आपका एक स्नो रिमूवल है और ये आपका दूसरा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रैक को कर रहा है, और ये जो है ये इस ट्रैक को साफ कर रहा है। तो ये यहाँ से इसको साइड में करते थे, यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि ये इसको भी साइड में कर रहा है, और फिर एक दूसरा व्हीकल आ जाता था ये शोल्डर से, ये ये जो स्नो होती थी इसको मजीद साइड में कर देते। इसको उठाते नहीं थे, क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फ होती है कि उठाने का कोई काम नहीं होता। बस हर 10 मिनट के बाद ये स्नो रिमूवल जो होते हैं, तो वो विद डबल इंडिकेटर लगे होते हैं, एक एक दफा स्ट्रेट मूवमेंट करते हैं, और इसके पीछे फिर आप लोग देख सकते हो कि 50-50, 10-10, 20-20 गाड़ियों का एक काफिला आता था, और जहां पे वो डेंजर स्पॉट होता था तो उसको क्लियर कर देते थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अच्छा, व्हीकल करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, या अगर मैं आप लोगों से एग्जाम में पूछूं कि आप लोग व्हीकल करेक्टरिस्टिक में से ये 4 करेक्टरिस्टिक आप लोग एक्सप्लेन कर दे, तो आप लोग क्या कर सकोगे कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट पे है आपका, जो कि 3 वर्ड से बना है। एक आपका है क्रैश, एक आपका है वर्तीनेस। तो क्रैश वर्तीनेस किसको कहते हैं? क्रैश वर्तीनेस वो एबिलिटी है आपकी स्ट्रक्चर को, जहां पे आपका जो इंडिविजुअल ओकोपोनेंट है या कंपोनेंट है या गाड़ी है, उसको हम किस तरह बचा सके। तो व्हीकल की क्रैशनेस की जो साइंस है वो प्रोटेक्शन बेस है, जहां पे 4 साइड, फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्राइव करूं, तो ये अगर मेरी गाड़ी फॉर एग्जांपल गाड़ी है, तो 4 साइड से मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। कौन कौन से साइड? एक आपकी स्ट्रेट है, एक आपकी बैक है, और एक आपका लेफ्ट साइड है, और एक आपका राइट साइड है। अब इसका मतलब क्या है, या हम लोग क्रैश वर्थिनेस को किस तरह निकाल सकते हैं कि कहां पे कंप्रोमाइज है और कहां पे इफेक्टिव है। अगर आप लोगों ने देखा हो, तो हमारी जो गाड़ी होती है आमतौर पे, विड्थ की बात कर रहा हूं, तो वो तकरीबन 5 फीट की होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा लेन है एक, वो 7 फीट का होता है। और आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप लोग ड्राइव करते हो, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करें आप लोग चीजों को, तो यहाँ पे एक वाइट मार्किंग लगी होती है हमारी,
और इस साइड पे आपकी रेड टाइप की लगी होती है। रेड मतलब कि ये आपका डेड एंड है, और वाइट मतलब कि आपने अपनी ही लेन में रहना है। ठीक है, नंबर 1। सेकंड क्या पॉइंट है कि ये अगर 5 फीट है तो हमें 2 फीट हम बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें 2 फीट मजीद चाहिए, 1 फीट इस साइड से अपने आप को बचाने के लिए और 1 फीट इस साइड अपने आप को बचाने के लिए। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि कहीं पे सुपर एलिवेशन कोई आ गई, कर्व कोई आ गई है, तो वहां पे जैसे ही हम लोग मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो सेफ्टी होगी वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, इस तरह आपका ड्रैग निकलेगा। तो जैसे ही आपका ड्रैग निकलेगा, ये जो आपका 1 फीट था, ये आपका 1 फीट कम होके शायद 0 फीट हो जाए, और इस साइड से जो दूसरी गाड़ी आ रही है उसी के साथ आपकी कोलिजन भी हो जाए। तो फिर हम लोग सुपर एलिवेशन आमतौर पे अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर प्रोवाइड भी कर ले तो फिर उसके लिए बजाय कि फॉर एग्जांपल अगर ये 700 मीटर का फासला हो तो हम 700 मीटर को फिर इस तरह कवर करते हैं। ये देखो, ये सेम स्पॉट आपकी कवर हो गई, लेकिन आपका जो लेंथ था वो तकरीबन 3 किलोमीटर पे पहुंच गया। अब दोनों में क्या फर्क होगा, 700 मीटर में अगर ये आपकी जगह कवर थी तो यहाँ पे आपका स्पीड जो था वो 32 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन यहाँ पे आप 70 to 100 मेंटेन कर सकते हो। ये फर्क है दोनों में, समझ रहे हो कि नहीं? सो गए हो क्या? और सर कोलिजन नहीं भी सर, कम हो सुन जाती रहे। है, ये लेंथ जो बढ़ जाती है इससे। क्या क्या, कम अगेन? सर ये मतलब हमारे पास ये 3 किलोमीटर का जो लेंथ है, इससे हमारे जो कोलिजन का जो है वो कम हो जाता है सर। एग्जैक्टली बिल्कुल। और कोलिजन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और आपकी जो रफ्तार है उसको भी आप बढ़ा सकते हो। अब अगर मैं मोटरवे पे आपको एग्जांपल दूं, तो अगर मोटरवे में तो अगर नॉर्मल स्पीड ही आपकी 120 है, अब वहां पे अगर आप 30 से 50 की रफ्तार से जाओगे तो अगर कोई एक गाड़ी आपकी पीछे आएगी 120 किलोमीटर पर आवर से, तो वो तो फिर आपको स्ट्रेट अवे हेड कर देगी, क्योंकि इतना टाइम तो उसके पास होगा नहीं। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि अगर आपने स्लो जाना है तो फिर आप लेफ्ट साइड लेन को लें। लेफ्ट साइड, लेफ्ट मतलब स्लो लेन, राइट मतलब फास्ट लेन, जहां पे आपने ओवरटेक करना है। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, सेकंड है हमारे पास डिग्री ऑफ ऑटोमेशन। अब ये क्या बला है, या ऑटोमेशन किसको कहते हैं, या फिर ऑटोमेशन हमें क्यों चाहिए? जहां पे हम डिपेंडेंट हो जाए ऑन दी टेक्नोलॉजी, जहां पे हमें असिस्टेंस चाहिए कंप्यूटर की, जहां पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए और वहां पे मशीन की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाए, तो दैट वन इज कॉल्ड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के डिफरेंट स्ट्रीम्स है, डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट डिग्रीज है। एक को हम कहते हैं लेवल 0, एक को हम कहते हैं लेवल 1, एक को हम कहते हैं लेवल 2, एक को हम कहते हैं लेवल 3। ये हमारे 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। अब लेवल 0 हमारा क्या है? लेवल 0 मतलब जहां पे आपकी मैनुअल कंट्रोल हो, कोई आपकी ऑटोमेशन ना हो, नो ऑटोमेशन। लेवल 1 मतलब जहां पे आपकी बेसिक ऑटोमेशन हो, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो एक मैनुअल गाड़ी को आप लोग लेवल 0 पे ले ले। लेवल 1 मतलब जो आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी हो, ड्राइव एंड टू लेफ्ट राइट और रिवर्स, वो आपकी लेवल 1 हो गई। लेकिन लेवल 2 की जब हम बात करेंगे तो लेवल 2 वो लेवल है जहां पे आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हो, और वहां पे पूरी आपकी सिस्टम जो है
वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोमेशन ही बेसिकली रन करती है। अब इससे क्या मतलब है, या हम ये किस तरह देख सकते हैं? अगर आप लोगों ने देखा हो लेवल 2 के अंदर जो आपके गाड़ियों के अंदर क्रूज कंट्रोल लगा होता है, क्रूज कंट्रोल आपने 110 में स्पीड आपने फिक्स कर दी, सिर्फ और सिर्फ आपने स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ है, तो ये एक इंडिकेटर आ गया नंबर 1। सेकंड, अब यहां पे सेकंड ये है कि अगर मैं ये देख लूं, ये जो 4 साइड्स आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किए थे, अभी टेस्ला जो है, BYD जो हो गई चाइनीज की कंपनी, जितनी भी अभी हाइब्रिड ड्राइवरलेस कार्स है, तो वो अभी इसी पे काम कर रही है। तो वो एक ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको पहले रन कर देते हैं, जहां पे इस साइड से 1 फीट, इस साइड से 1 फीट, और फ्रंट एंड बैक से 5 से 10 फीट तक, ये 15 फीट। और यहाँ पे फ्रॉम दोज साइन बोर्ड, वो वहां पे आप स्पीड भी इवन फिक्स कर देते हो, या अकॉर्डिंग टू रोड की जो करेक्टरिस्टिक होती है, जो एलिवेशन होती है, उसी के मुताबिक वो एक मैक्सिमम स्पीड खुद से गेन कर लेती है, और फिर वहां पे वो उसी रफ्तार से जाती है। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके ड्राइवरलेस सिस्टम के अंदर इस साइड से कोई गाड़ी आ रही है, तो एक तो वो स्लो भी होगा और वो हल्का सा इस साइड पे भी आएगा। लेकिन अगर हम लेवल 3 की कंप्लीट बात करें, तो लेवल 3 में क्या है कि कंप्लीटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन होती है, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट करती है कंप्लीट एक प्रोसेस को। मतलब आप यूं समझ ले कि लेवल 3 में आपकी गाड़ी जो है वो एक रोबोट चला रहा है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर पे फिर आ जाता है एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स मतलब जहां पे हम लोग इंटरनल की और एक्सटर्नल की बात करेंगे। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में इस तरह दूंगा कि जिस तरह हमारे रोड्स पे LTV और HTV की गाड़ियों की एक हद रफ्तार होती है। फॉर एग्जांपल लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल 120 होती है, लेकिन हैवी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फिर इसके कंपेयर कर ले फेरारी के साथ, लैम्बोर्गिनी के साथ, तो जहां पे आपकी जो स्पीड होती है वो 350 टू 450 तक आमतौर पे जा सकती है। तो अब दोनों की स्ट्रक्चर में क्या फर्क होगा? देखिए, कंसेप्ट को थोड़ा सा आप समझिए। जहां पे आपकी थर्मोडायनामिक्स की बात आती है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग एनर्जी सिस्टम को समझ सके कि उसकी बिहेवियर क्या है। हाई ट्रांसपोर्ट या हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है, इसको हम लोग बेसिकली फ्रेट कॉरिडोर के लिए बनाते हैं, फ्रेट लॉजिस्टिक के लिए बनाते हैं, ताकि वो वहां पे इस पे सप्लाई हो। तो इसकी जो हमारी शेप होती है वो समहाउ इस तरह होती है। जो आप थर्मोडायनामिक्स को आप इमेजिन करें, अगर ये 10 फीट है, तो ये कितनी रफ्तार से जा सकेगा, और इसको कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस फील होगी जब ये फ्रंट डायरेक्शन में मूव करेगी। एक तो ये फ्रंट डायरेक्शन में विद दैट मच बल्क में ये मूव नहीं कर सकती। फिर अगर हम LTV को देख ले, LTV को अब अगर सेम कंसेप्ट हो, तो यहां पे जो ड्रैग होगी वो थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लैम्बोर्गिनी को देख ले, तो उसमें ना वो एक कंप्लीट एक डिफरेंट एक अप्रोच अपनाया गया है, जहां पे जो आपकी थर्मोडायनामिक्स होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, और इसका जो ये एक टॉप का जो जो उसका बैग होता है, ये बहुत ज्यादा इसको शार्प किया जाता है, ताकि हवा का जो रफ्तार हो, while when opposing that vehicle in the negative direction, in the straight direction, ताकि वो फिर कम से कम हो इस पे। और यहाँ पे ड्रैग की जो क्वालिटी है वो भी फिर कम से कम हो जाए। तो जब भी हम लोग इंटरनल या एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स को समझना है,
थर्मोडायनामिक्स मतलब कि हवा का जो रफ्तार होगा वो किस तरह होगा, नंबर वन। बिहेवियर क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे मैंने इसको कह दिया कि आप 110 की रफ्तार से जाओ, तो क्या ये 110 की रफ्तार से जा सकता है? बहुत ही मुश्किल है। थर्ड फिर क्या है कि सिस्टम का इंटरेक्शन क्या होगा। एक बिहेवियर है और एक इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब कि जो आपकी बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो 110 की रफ्तार को सपोर्ट भी कर रहा है कि नहीं। फिर हम लोग आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज पे, ठीक है, जहां पे आपकी माइक्रो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है, जहां पे आपके छोटे छोटे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एटम्स हो गए, आपके मॉलिक्यूल हो गए। आम से अल्पा वर्ड्स में जहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी कन्वर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ ए कन्वर्ट ड्रैग में, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको स्टोर किया जाता है सो दैट टू इंटरेक्ट विद द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज देयर अरेंजमेंट। अब इंटरनल सोर्सेज की अगर हम बात कर ले तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं आपकी गाड़ी की करंट स्टेट पे और जिस रास्ते पे वो जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कलर कहार पे किसी को कह दूं ये फ्रेट गाड़ी को कि आप लोग तेजी से जाए, तो इसका जो एक पाथ टेकन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे उसकी ड्रैग भी चेंज हो जाती है और उसका जो कंट्रोल होता है फ्रिक्शन जो है आपकी सरफेस का और आपके टायरों का, तो वो भी कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सिमिलरली फिर अगर हम एक्सटर्नल की बात कर ले तो यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं टुवर्ड द इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विद द सराउंडिंग, ठीक है। सराउंडिंग मतलब जहां पे आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है, आपकी एनर्जी स्टोरेज, चाहे वो पोटेंशियल हो चाहे वो काइनेटिक हो। और एक चीज आप लोग समझ लीजिए कि इंटरनल में जो स्टेट फंक्शन होता है वो डिपेंडेंट होता है और एक्सटर्नल में वो इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आपकी जो फोर्थ एलिमेंट है वो आपका है वेट। जिस तरह हम लोगों ने ये HTV में और LTV में और फिर फास्ट कार में ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दिया कि हमें ज़रूरी है कि हम लोग व्हीकल की ग्रॉस वेट को और उसकी कर्व वेट को समझ सकें, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी या फिर उसकी सेफ्टी जो होगी या फिर उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो बेसिकली डिपेंडेंट होगी कि उस गाड़ी की वेट टोटल कितनी है और फिर उसी के अंदर कितनी कैपेसिटीज है। तो जहां पे हम लोग वेट की बात करेंगे तो ये है हमारे पास जहां पे आपके टोटल मास ऑफ अ व्हीकल, जिसमें आपका इवन मोटर ऑयल भी आता है, आपका ट्रांसमिशन ऑयल भी आता है, आपकी जो रेडिएटर होती है वो भी होती है, और आपकी इवन फ्यूल टैंक के अंदर कितने फ्यूल है वो भी उसी के अंदर इंक्लूडेड है। कितने लोग वहां पे हैं, कितने लोगों की कैपेसिटी है, आपकी अगर गाड़ी सीडान है तो उसके ट्रंक के अंदर कितना पे लोड लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो है आपकी वेट डिफाइन करती है। अच्छा, एक मूवी है आप लोग मस्त देख ले, फोर्ड वर्सेस फेरारी। क्या, तो इसमें एक इटालियन एक रेसर होता है, तो वो पे लोड को कम करता है। पे लोड को कम करते हुए वो गाड़ी की स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है। एक इसमें ये सेंग है। दूसरी उसमें ये सेंग है कि जो लैम्बोर्गिनी वो स्पीड के लिए डिजाइन है, फोर्ड स्पीड के लिए डिजाइन है, फेरारी स्पीड के लिए डिजाइन है, कंफर्ट के लिए फिर रोल्स रॉयस आती है, ठीक है। इस तरह के रेंज रोवर टाइप के फिर ब्रांड आते हैं, वगैरह वगैरह। आप लोगों ने दूसरा एक कंसेप्ट देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं कि यार ट्वेटा बड़ी अच्छी गाड़ियां हैं, ट्वेटा, लेकिन होंडा जो है, होंडा की फिर रीसेल कम है। आपने अगर फैमिली के लिए वगैरह वगैरह रखनी है तो फिर आप होंडा ले ले, लेकिन अगर आपने लॉन्ग रूट के लिए रखनी है, बिजनेस के लिए रखनी है, तो फिर आप ट्वेटा ले ले। तो एक डिफरेंट एक्सट्रीम्स होती है वेट के लिहाज से भी और उसकी अपेयरेंस के लिहाज से भी, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास मटेरियल। अब मटेरियल किस चीज से वो बना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, किस पर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये फोर्ड वर्सेस फेरारी के अंदर जो थर्ड हमारी जो लर्निंग है वो ये है कि जो स्टील है, स्टील को फिर बाद में एल्यूमिनियम के साथ और कार्बन
कार्बन फाइबर के साथ कुछ उसके एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं। तो जिससे उसकी जो पे लोड थी, फॉर एग्जांपल पहले अगर 300 थी तो उसको कम करके 200 वो टारगेट करते हैं, तो वो फिर समहाउ 220 kg तक पहुंच जाते हैं। अब आप इमेजिन करें कि सेम इक्विपमेंट डाल रहे हैं, लेकिन उससे जो उसकी ओवरऑल पे लोड है 80 kg की, तो वो कम हो जाती है। तो ये वो सारे पॉइंट्स है जो कि आपने समझने हैं जब भी आपने फॉर एग्जांपल इवन अगर आप कंपेयर भी करते हो, या इवन आपने स्पीड भी देखनी है, या इवन आपने गाड़ी की मेंटेनेंस देखनी है, तो ये सारे फैक्टर बेसिकली एसी के अंदर डिपेंड कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी जो है वो स्टील से बनी है, 60% स्टील है, 80% स्टील है, या फिर एल्यूमिनियम के पार्ट्स है, या फिर कहीं पे आपकी प्लास्टिक के कुछ पार्ट्स लगे होते हैं, या कहीं पे आपकी फाइबर ग्लास लगी हुई है, या कहीं पे आपका कॉपर लगा हुआ है, या वगैरह वगैरह। ठीक है। कार्बन फाइबर जो है आमतौर पे, ये अभी जितनी भी मॉडर्न मटेरियल आ रहे हैं जो कि लाइट वेट होते हैं, तो आजकल वहीं पे आमतौर पे आजकल कार्बन फाइबर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसकी कास्ट फिर ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसके बाद मटेरियल के बाद फिर हमें समझना होगा एरोडायनामिक्स को। एरोडायनामिक्स किसको कहते हैं? एरोडायनामिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि जब आपकी गाड़ी स्ट्रेट डायरेक्शन में एक मूव कर रही है, हवा का और आपकी गाड़ी की मोशन का आपस में क्या रिलेशन है, आपकी व्हीकल के, आपकी गाड़ी पे कितना इम्पैक्ट है उसी आपकी हवा की रफ्तार का। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी बहुत तेज हवाएं चलती है और आप ड्राइव कर रहे हो, तो एक डिफरेंट टाइप की साउंड जो है वो आपकी गाड़ी से होके पास होती है आमतौर पे। और कभी कभार हमारे पास इस तरह भी होता है कि हम लोग आगे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपकी पीछे गाड़ी आती है। अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि अगर आप फोर्थ गियर में हैं या फिर थर्ड गियर में हैं, जहां पे आपकी स्पीड जो है वो 110 120 होनी चाहिए, तो कभी कभार वो आपकी 70 to 80 होती है, या फिर इवन कभी कभार 50 होती है। तो ये एरोडायनामिक्स है। एरोडायनामिक्स को जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो इसमें आपका एक ड्रैग आता है, ड्रैग DRAG, और एक आपका डाउन फोर्स आता है। डाउन फोर्स से मतलब जो कि इंटरेक्शन कितना है आपकी गाड़ी का और नीचे जो आप, अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है और इस डायरेक्शन से तेजी से फॉर एग्जांपल हवा आ रही है, और उसी के अंदर एक बहुत बड़ा पे लोड भी है, तो कितना उस पे डाउनवर्ड से फोर्सेस लगेंगे ताकि वो उड़ भी ना जाए। और फिर आपकी एक लिफ्ट की एक एबिलिटी होती है, ठीक है, जहां पे आपकी इंस्टेबिलिटी होती है आपकी लिफ्ट फोर्सेस की वजह से। फिर उसके बाद आपकी विंड फोर्सेस आप पे लगते हैं, और ऑब्वियसली नाइस होगा जितनी आपकी तेज हवा आएगी उतनी ही आपकी गाड़ी की जो मूवमेंट होगी वो भी ऑब्वियसली डिस्टर्ब तो होगी, लेकिन एक बहुत बड़ी एक नाइस एमिशन का भी खतरा हो सकता है। सिमिलरली फिर हमें एमिशंस को भी देखना है। अब अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि एमिशन एक गाड़ी का हम किस तरह निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि उसका फ्यूल सोर्स कौन सा है, नंबर 1। ठीक है। फिर उसी फ्यूल सोर्स से उसकी तकरीबन पाकिस्तान में भी गाड़ी की एक फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि वहां पे हम लोग ये देख सके कि आपकी गाड़ी कितनी फिट है टू ड्राइव, और वो डिपेंड करता है कि वो कितनी एमिशंस एमिट कर रही है, नंबर 1। सेकंड फिर क्या है कि आपकी गाड़ी की एज कितनी है, व्हीकल एज। आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरी गाड़ी बाकी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसका जो एवरेज है वो बहुत खराब है, क्योंकि आपकी जो इंजन है वो तकरीबन बुढ़ा हो चुका होता है, उसकी जो एज होती है वो तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, जहां पे हम लोग ये देखना चाहते हैं कि वो कितना इफेक्टिवली कन्वर्ट कर रहा है और एमिशंस को वो रिड्यूस कर रहा है। किस टाइप का आपने एयर फिल्टर लगाया हुआ है,
आपकी व्हीकल की वेट और स्पीड कितनी है, और आपका जो साइकिल है एमिशंस का वो कितनी रेंज में है। तो जो कि आमतौर पे फ्रॉम 100 किलोमीटर पर आवर टू 5 किलोमीटर पर आवर में हम आमतौर पे ड्राइव साइकिल को या ड्राइवर साइकिल को हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। मजीद कंटिन्यू करें या फिर नेक्स्ट सेशन में इसको कवर कर लें।